साथियों नमस्कार। साथियों, ईरान और यूएस का जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हर किसी को लग रहा है कि अब धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन कम होने की बजाय ये बढ़ता चला जा रहा है। आज एक खबर आई है कि ईरान ने टर्की पर हमला करने की कोशिश की है, जहां टर्की एक नेटो स्टेट है, नेटो कंट्री है, और टर्की में यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं उस जगह पर हमला करने का प्रयास ईरान ने किया है। जी, खबर देखिए। ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक करी है ओमान में, यूएई में और टर्की में। टर्की में भी जहां न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं यूएस के, वहां पर हमला करने का प्रयास किया है। इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, हमला हो नहीं पाया, लेकिन प्रयास तो किया गया है। यानी कि ईरान चाह रहा है कि यूएस, इजराइल और गल्फ के साथ साथ अब टर्की का भी नंबर ले लो। लेकिन ईरान ये जानता है कि टर्की के साथ साथ पूरा का पूरा यूरोप इसके ऊपर टूट पड़ेगा। अब इसके पीछे कहानी निकल के आती है, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। कहानी क्या है? मैंने आपसे कहा है कि अगर ईरान का युद्ध लंबा खिंचता दिखेगा तो यूएस इसे अकेला लड़ने के बजाय यूएस चाहेगा कि यूके हो गया, फ्रांस हो गया या जर्मनी हो गया, ये सभी लोग मिलकर के ईरान पर बरस पड़े यूएसए के बिहाफ पर। क्योंकि यूएस कभी भी अकेला कोई युद्ध जीत नहीं पाया है। गल्फ वॉर हुआ था, वहाँ पर भी 30 से 34 देशों ने मिलकर के हमला किया था, तब जाकर के उस पर काबू हुआ था। इधर भी अगर यूएस चाहेगा या यूएस को लगा कि युद्ध लंबा खिंच रहा है तो वो यूरोप के देशों को खींचेगा। ईरान को लग रहा है कि अगर यूरोप के देश बाद में आएंगे, इससे पहले पहले ही सभी को लपेट लो। ईरान का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, कैसे भी करके ऑयल और गैस की सप्लाई को बाधित करना, जिससे दुनिया की इकोनॉमी हिल जाए। और ईरान कह भी चुका है कि हम दुनिया की इकोनॉमी को हिलाना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में इस युद्ध का तो कोई समाधान होते दिख नहीं रहा। ऐसी स्थिति में यूएस क्या करेगा? अब देखिए, यूएस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के ऊपर काबू नहीं कर पा रहा। इसका मतलब केवल शक्ति होने से काम नहीं चलता। ईरान ने उस नब्ज पर हाथ रखा है जिससे यूएस अगर एक बार फंस गया तो निकल नहीं पाएगा। ईरान ने गल्फ नेशंस के ऊपर लगातार हमला करना स्टार्ट किया। गल्फ नेशंस को यह दर्शाया है कि देखो, तुम्हें बचाने के लिए यूएस नहीं आ पा रहा। गल्फ नेशंस को यह याद दिलाया कि 1974 में जो तुमने यूएस के साथ डील करी थी कि यूएस तुमको सिक्योरिटी देगा, बदले में तुम अगर अपना तेल बेचोगे तो सिर्फ डॉलर में बेचोगे, जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है। आज देख लो, यूएस तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। इसलिए समय है कि जल्द से जल्द अपना तेल लोकल करेंसी में बेचना स्टार्ट कर दो। ये छुपा हुआ संदेश है। और अगर लोकल करेंसी का ये लोग प्रयोग करने लग गए तो यूएस का डॉलर एकदम से धड़ाम गिरेगा। और यूएस की ताकत क्या है? डॉलर। मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको बताया था, मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है, कि 1944 से लेकर के 1971 तक यूएस ने दुनिया से ये कहा था कि हमारे पास दुनिया का 2/3 गोल्ड का भंडार है। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा हमारे पास है, तो गोल्ड के जितना ही हम करेंसी छाप लेते हैं, जिसे हम डॉलर कहेंगे। और जो हम कीमत सेट करेंगे वो ये कि $35 में 1 औंस गोल्ड, एक गोल्ड खरीदा जा सकता है। $35 में 1 औंस गोल्ड। 1 औंस का मतलब लगभग 28 से 29 ग्राम। तो दुनिया ने कहा ठीक है, आपके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है तो आप ही अपनी करेंसी को छापिए। और यूएस ने कहा कि हमारी करेंसी से आप अपनी करेंसी को लिंक कर लीजिए, यानी दुनिया में अगर व्यापार होगा तो डॉलर में होगा। दुनिया ने कहा ठीक है। लेकिन विद द टाइम क्या हुआ, यूएस कई सारे वॉर्स में उलझता गया। वियतनाम वॉर में, कोरियन वॉर में तथा अन्य इनडायरेक्ट वॉर्स में यूएस उलझता चला गया। तो यूएस को ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर छापने पड़े ताकि सप्लाई कर सके। विद द टाइम क्या हुआ, 10 साल के अंदर अंदर दुनिया में डॉलर तो बहुत हो गया और यूएस के पास गोल्ड उतना नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? गोल्ड और डॉलर का जो एक्सचेंज मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कल को अगर फ्रांस जाता है यूएस के पास कि ये हम आपको डॉलर दे रहे हैं, आप इसके बदले हमें गोल्ड दे दो। इंडिया जाता कि हम आपको डॉलर दे रहे हैं, गोल्ड दे दो। चाइना जाता हम आपको डॉलर दे रहे हैं, गोल्ड दे दो। तो यूएस एक लिमिट तक तो गोल्ड दे पाता, लेकिन उसके बाद नहीं दे पाता, क्योंकि दुनिया में डॉलर बहुत हो गया था, गोल्ड उतना नहीं था। फिर 1971 में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन,
उनको लगा कि यार ये गोल्ड के भरोसे चलना ठीक नहीं है, कोई दूसरी चीज़ को तैयार करो जिसके एवज में हम डॉलर को चला सकें। फिर तय किया गया कि भाई ये गोल्ड और डॉलर का चक्कर हम खत्म कर रहे हैं, अब हम एक नई चीज़ लेकर के आ रहे हैं जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाएगा। अर्थात दुनिया में अगर आपको इन देशों से पेट्रोलियम खरीदना है तो आपको डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ, दुनिया में जो ज़्यादातर तेल बेचा जा रहा था वो इन कंट्रीज़ के द्वारा ही बेचा जा रहा था। तो दुनिया को पेट्रोलियम की तो ज़रूरत थी, पेट्रोलियम दुनिया ज़्यादातर खरीद रही थी, यहाँ से खरीद रही थी। तो दुनिया को अगर पेट्रोल खरीदना है तो दुनिया के पास क्या होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए। तो यहाँ से दुनिया को डॉलर रखना ज़रूरी हो गया। पहले दुनिया डॉलर क्यों रख रही थी, गोल्ड खरीदने के लिए। अब दुनिया डॉलर क्यों रखेगी, पेट्रोलियम खरीदने के लिए। इससे क्या हुआ कि डॉलर की जो डिमांड है वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। इस पेट्रो डॉलर के माध्यम से ही यूएस मजबूत बनता चला गया। कैसे, मान लो सऊदी अरेबिया ने अपना तेल बेच दिया, सऊदी अरेबिया के पास कुछ डॉलर आ गए। सऊदी अरेबिया इन डॉलर को ले जाकर के क्या करता था कि यूएस की बैंक में जमा कर देता था, या तो यूएस की बैंक में जमा कर देता था, या यूएस का बॉन्ड खरीद लेता था, या यूएस की अलग अलग कंपनीज में पैसा लगा देता था। अब यूएस की बैंक में अगर डॉलर आ गया है तो बैंक उस डॉलर को आगे कर्ज के रूप में घुमा सकती है और अपना इंटरेस्ट प्राप्त कर सकती है। इस तरह से यूएस की बड़ी इकोनॉमी चलती रही है आज तक। जैसे मान लो आपके हमारे पास पैसा आ जाए एकदम से, हम क्या करते हैं, बैंक में ले जाके रखते हैं। बैंक उस पैसे का क्या करती है, आगे लोन के रूप में दूसरे लोगों को देती रहती है। इससे बैंक की अर्थव्यवस्था चलती रहती है। समझे आप। अब आप कहेंगे तो इसमें ईरान का और इन सब का क्या लेना देना है। ईरान का और इन सब का लेना देना ये है कि अगर ईरान इन गल्फ नेशंस को बुरी तरह से पीटता रहे, एकदम इनको ख़त्म कर दे, एक तरीके इतना हमला करे इन पर कि इनकी रिफाइनरीज बंद करवा दे, यूएस के बेसिस पर हमला कर दे, है ना, तो विद द टाइम क्या होगा, इन लोगों को रियलाइज़ होगा कि यार यूएस तो हमारी रक्षा कर नहीं पा रहा। तो फिर जो हमने यूएस से कसम खाई थी 1974 में कि तुम हमें सुरक्षा दोगे, हम बदले में डॉलर में ही तेल बेचेंगे, इसको अब ख़त्म करते हैं। और जो हमने डॉलर यूएस की बैंक्स में, यूएस की बैंकों में या बॉन्ड में या यूएस की कंपनी में फंसा रखा है, उसे हम वापस ले लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो पैसा इन्होंने यूएस की बैंक और कंपनीज में लगाया हुआ था, अगर ये एकदम से मांगने लग गए तो यूएस में एकदम से अकाल पड़ जाएगा, यूएस की इकोनॉमी हिल जाएगी और धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी। पहला काम तो ये होगा। दूसरा, ये लोग बोलेंगे कि हम अपना जो तेल है वो डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में भी बेचेंगे अब, तो यूएस के डॉलर की डिमांड और कम हो जाएगी। तीसरा, ये लोग बोलेंगे कि यूएस तुम यहाँ से निकल जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो यूएस का जो प्रभुत्व है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह से यूएस को कमज़ोर करना चाहता है ईरान। आप समझ रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए आज आप बैंक के पास जाएं और बैंक से कहें कि हमने जो एफडी करी थी हमें उसका पूरा पैसा दो वापस, हमें तुम पे भरोसा नहीं है। आपने ऐसा कहा तो बैंक कहेगी ठीक है, तुम्हारा कितना पैसा है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख, ये लो जाओ यहाँ से। तुमको तो हड़का देगी बैंक। लेकिन अगर तुम्हारे जैसे उसके 15,000 कस्टमर चले गए एकदम से और सबने कहा कि हमारा पैसा वापस दो, पैसा वापस दो, पैसा वापस दो, क्या बैंक दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। बैंक के पास इतना पैसा है ही नहीं, सब हवाबाजी में चल रहा है, तो बैंक कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहें कि आप बैंक के पास गए कि हमें कैश चाहिए 5 लाख रुपए, बैंक आपको कैश निकाल के दे देगी। दूसरा आदमी गया, उससे भी निकाल के दे देगी। लेकिन एकदम से 1000 लोग चले गए और सब कह रहे हैं कि हमें 10-10 लाख रुपए दो निकाल के, तो बैंक के पास इतना कैश एट अ टाइम होता ही नहीं है। बैंक कभी भी फंक्शन करती है तो ये सोच के नहीं करती कि सब एक साथ पैसे मांगने आ गए तो हमें देने पड़ जाएंगे। वही सोच के करती है कि हर कोई एक साथ नहीं आएगा, सब चीज़ें भरोसे पे चलती है बैंक में। कभी इस चीज़ को इमेजिन करना। तो ऐसे ही इन देशों ने क्या मन बनाया है, खबर चल रही है, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, इन 4-5 देशों ने ये मन बनाया है कि यूएस की ट्रेजरी में जो पैसा हमने लगा रखा है हमें वो वापस निकाल लेना चाहिए। यूएस के बॉन्ड्स में जो पैसा लगा रखा है वो वापस निकाल लेना चाहिए। और इन 4-5 देशों का जो पैसा लगा हुआ है
वो लगभग 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि जितनी इंडिया की इकोनॉमी है लगभग इतना है। और ये पैसा इन्होंने एकदम से निकाल लिया यूएस से। ये कब निकालेंगे? जब इन पे एकदम से संकट आएगा। संकट कौन सा आएगा? जब इनका तेल एकदम से बिक नहीं पाएगा। तेल कब नहीं बिक पाएगा? 2 कंडीशंस में। पहला तो ये कि इनका तेल रिफाइन हो ही ना पाए, निकल ही ना पाए। निकल क्यों नहीं पाएगा या रिफाइन क्यों नहीं हो पाएगा? इनकी रिफाइनरीज पर अटैक करते रहो, जो ईरान लगातार कर रहा है। दूसरा क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दो, जो ईरान कर ही रहा है। फिर बेचारे कहाँ जाएंगे? समझ गए? हालांकि ईरान ने ये लेवरेज दे रखा है कि यहाँ से चाइना का और इंडिया का जहाज जा सकता है, बाकी किसी का नहीं जाएगा। अब एक मजे की बात और देखो, आपने गौर किया होगा कि ईरान लगातार हमला कर रहा है सऊदी के रिफाइनरीज पे, यूएई की रिफाइनरीज पे, कतर पे, कुवैत पे, ओमान पर कर रहा है। पर इनमें से किसी देश ने पलट करके ईरान पर हमला नहीं किया है। और इनमें से किसी देश ने यह नहीं कहा है कि हम ईरान के साथ युद्ध में आ चुके हैं। सब चुपचाप बेचारे मार खा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने ये बोल दिया कि हम ईरान के साथ युद्ध में आ चुके हैं तो ईरान और मारेगा। इतने ताकतवर ये है नहीं। ताकतवर ये क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने सारी जिम्मेदारी यूएस को दे रखी थी और यूएस कुछ कर नहीं पा रहा। पहला पॉइंट। दूसरा, ये थोड़ी मार खा लेंगे, लेकिन विद द टाइम ये खुद चाहते हैं कि यूएस यहां से निकल जाए। खुद चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमारा तेल बिक नहीं पा रहा इस यूएस के पेट्रो डॉलर की वजह से। क्यों नहीं बिक पा रहा? क्योंकि हर जो ब्रिक्स के जो मेन कंट्रीज हैं वो लोकल करेंसी में ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या चाइना हो। और ये लोकल करेंसी की वजह से अपना तेल रशिया से खरीद रहे हैं। हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रशिया चाइना हमारा तेल ज़्यादा खरीदें, पर रशिया चाइना हमको अवॉइड कर रहे हैं। सॉरी, रशिया चाइना नहीं, चाइना इंडिया। ये लोग चाहते हैं कि इंडिया और चाइना इनका तेल ज़्यादा खरीदें, लेकिन इंडिया और चाइना इनका तेल खरीदने के बजाय रशिया का तेल खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना को लोकल करेंसी में ट्रेड करना है। इंडिया और चाइना डॉलर को अवॉइड करना चाह रहे हैं, और इंडिया और चाइना को तुमसे ज़्यादा तेल लेना पड़ा तो डॉलर में ही लेना पड़ेगा, तो तुम्हारा तेल बिक नहीं पा रहा उस हिसाब से। तो इन्हें अपना तेल बेचना है, यूएस को यहाँ से हटाना है, और ये डेली की लड़ाई झगड़े से निपटना है। इसलिए थोड़ी मार खा लेंगे, पर विद द टाइम चाहेंगे यूएस निकले यहाँ से। समझ रहे बात को आप? रुपी रूबल ट्रेड याद कीजिए, इंडिया और रशिया। युआन और रूबल ट्रेड, चाइना रशिया। अब आपने सुना होगा कि चाइना अपना नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि ईरान का जो 80% तेल है वो चाइना खरीद रहा है। चाइना क्यों खरीद रहा है? क्योंकि ईरान और चाइना लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस है, डॉलर का इस्तेमाल कर नहीं सकता। फर्ज कीजिए ईरान के ऊपर सैंक्शंस ना होते और ये लोग डॉलर के अलावा भी किसी करेंसी में बेच सकते, तो चाइना इनसे खरीदना पसंद करता ज़्यादातर तेल। तो ये यहाँ घाटे में आ रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें चाहते हैं ये वाले देश ये चाहते हैं, ये वाले जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि एक तो यूएस यहाँ से निकल जाए, दूसरा डॉलर का जो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थापा हुआ है पेट्रो डॉलर, वो एकदम हमसे हटे, हम जिस करेंसी में चाहें उसमें ट्रेड कर सकें, और तीसरा ये कि ईरान में भी तख्ता पलट हो जाए और कोई दूसरा शासक आ जाए, चाहे शाह आ जाए जो पहले था, या कुछ भी आ जाए, ऐसा आ जाए कि यूएस के सैंक्शंस ईरान से हट जाएं। ठीक है ना? यूएस के सैंक्शंस अगर ईरान से हट जाएंगे तो फिर यहां से भी अच्छा खासा व्यापार किया जा सकेगा। ईरान से चाइना क्यों खरीद रहा है ज़्यादा? क्योंकि यूएस के सैंक्शंस है, उसका फ़ायदा चाइना उठा रहा है, ईरान भी उठा रहा है। जब सब बराबर हो जाएंगे तो कोई भी किसी से भी खरीदेगा, जो सस्ता देगा उससे खरीदेगा। ठीक है जी? तो अभी ये मामला है, आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब आगे देखते हैं। ईरान ने इजराइल पर हमला किया जो कर ही रहा है। क्यों किया? क्योंकि इजराइल का कहना यह था कि हमने ईरान के तेहरान में
उस जगह पर हमला किया है जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। तो इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है और आज ईरान ने टर्की में यूएस की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने का प्रयास किया है। तो बात यहां तक पहुंच गई है। अब एक चीज पर गौर और करिए, देखिए, यूएस ये सोच के आया था कि 2-3 दिन में ईरान का तख्ता पलट करा के निपटा निपटो के निकल लेंगे यहां से। अब यूएस को निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा, फंस गया यूएस। कहें तो 3-4 साल पहले रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, यूक्रेन फंस गया, वो आज तक नहीं निकल पाया। ठीक है, रशिया जब चाहे निकल सकता है, पर यूक्रेन फंस गया है, वो नहीं निकल पा रहा। ऐसे ही अगर आप गौर करें, इजराइल ईरान का युद्ध लंबे समय से चल रहा है, थोड़ा थोड़ा छटपट करके फिर रुक जाते हैं, फिर चालू हो जाते हैं, चल ही रहा है। इजराइल और हमास का लगातार चल ही रहा है 2023 से। यानी दुनिया में जो भी युद्ध चालू हुए हैं पिछले 3-4 साल में, वो लगातार चल रहे हैं, खत्म तो नहीं कर पाया कोई, और हर कोई चाहता है कि एक टाइम के बाद खत्म हो जाए। लेकिन भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, भारत ने उसे खत्म कर दिया था बीच में, चाहे उसे आप सीज फायर कह लो या रुका हुआ कह लो, कुछ भी कह लो। युद्ध स्टार्ट करना आसान है, रोकना मुश्किल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और उनमें से किसी एक ने दूसरे के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया हो। मैं यह कह जरूर रहा हूं कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है, पर ईरान ने अभी तक न्यूक्लियर बम बनाया है नहीं बनाया कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो है, वो गारंटी है, और भारत के पास भी है। तो हमने जो 3-4 दिन का सो कॉल्ड युद्ध किया था, उसमें हम उस लेवल तक पहुंच गए थे कि पाकिस्तान के एयर बेसेस उड़ा दिए हमने और पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला कर दिया था। और ये बात हमने तो खैर नहीं, हम क्यों मानेंगे, हम इस तरह की बातें नहीं मानेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छुपाई जाती हैं, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े ऑब्जर्वर विद सबूत आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, भारत ने हमला तो किया था। तो आज भी आप देख लीजिए, 3 दिन के हमले में भारत कितना प्रिसाइज था कि भारत ने पाकिस्तान के गड़गड़ाने पर उसे रोक भी दिया, भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस भी उड़ा दिए, भारत ने उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला कर दिया, और पाकिस्तान ने कितनी मिसाइल्स हमारी तरफ दागी, एक भी हमने अपनी ज़मीन पर नहीं गिरने दी। और ऐसा कोई नहीं कर पा रहा इनमें से, यूएस भी नहीं कर पा रहा। तो शुक्र मनाइए कि हम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के संरक्षण में हैं। गर्व करिए अपनी डिफेंस पर, गर्व करिए अपने देश पर, और इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया का फ्लैग लगा हुआ वेसल आ रहा था, जिस पर हमला हो गया है और 3 भारतीय सेलर्स मर गए हैं। एक वो तो फ्लैग्ड वाला है, और ये भी बताया जा रहा है कि एक आध मिसिंग भी हैं। कल खबर आई थी कि एक इसी तरह का एक जहाज़ पानी का थाईलैंड का था, जो भारत के गुजरात के कोस्ट पर आ रहा था, जिस पर ईरान ने हमला कर दिया था। तो देखो, थाईलैंड का है, कहीं भी जा रहा हो, हमारा तो नहीं है। जिस दिन ऐसी खबर आए कि भारत के जहाज़ पर हमला हो गया, उस दिन टेंशन लेना, बाकी दूसरे देशों पर हमला होता रहे टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ऐसी खबरों से आपको गुमराह करने का प्रयास किया जाएगा, गुमराह मत होना। अच्छा, कल एक खबर आई थी कि ईरान ने 3 कंडीशन रखी हैं, ईरान के राष्ट्रपति ने, कि भाई हम युद्ध रोक देंगे, जो पेजिशकियाँ इनके राष्ट्रपति हैं, हम युद्ध रोक देंगे अगर हमारी 3 कंडीशंस को मान लिया जाए। कौन कौन सी कंडीशन है? पहला ये कि ईरान को उसके अधिकार दे दिए जाएं। अधिकार का मतलब क्या हो गया कि ईरान अपना न्यूक्लियर बम बनाना चाहे तो बनाए, कोई रोके ना उसे, इनडायरेक्टली यही हो गया। दूसरा ये कि ईरान में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाए पैसे से। और तीसरा ये कि इस बात की गारंटी ली जाए, इंटरनेशनल गारंटी ली जाए कि आगे ईरान पर कभी हमला नहीं होगा। यानी कि हमला कौन करेगा? यूएस के बेसेस या इजराइल। तो यूएस अपने बेसेस को कंट्रोल कर ले या हटा ले वहाँ से, और इजराइल की गारंटी ले कि हमला नहीं करेगा कभी। इन शर्तों को कौन मानने वाला है? बट रखी गई है। उसके अलावा ये मैंने बताया कि जो कार्गो शिप आ रहा था कांडला पोर्ट पर, जो हमारे गुजरात में है, उस पर हमला कर दिया था ईरान ने, और ये जो शिप है ये थाईलैंड का था, ठीक है। तो इस पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हर बात पर आग बबूला मत हो जाए करो, सिलेंडर खत्म हो गए, सिलेंडर खत्म हो गए। एक बात बताओ,
आज के 10 साल पहले अचानक से एक अफवाह उड़ाई गई किसी शहर में कि नमक खत्म हो रहा है, नमक खत्म हो रहा है, जल्दी से आके नमक ले लो। तो एक शहर के लोग जाके जल्दी से दुकानों पर नमक लेने लग गए। अब एक दुकानदार कितनी नमक की थैली रखता होगा? 20, 25, 50 बिक गई तुरंत। ऐसी न जाने कितनी दुकानें हैं, सबकी एकदम से बिक गई। हर आदमी लेने गया होगा तो 5-5, 6-6 थैली लेके आया होगा। अब जो ज़रूरतमंद लेने जाएगा तो क्या उसे थैली मिल पाएगी? बताइए। पहले वही नमक की थैली 15 रुपये की आ रही थी, अब वही मिल रही है 250 रुपये की, और कहीं तो मिल भी नहीं रही। तो जो ज़रूरतमंद पहुंचा उसे नमक की थैली नहीं मिली, वो क्या कहेगा? सरकार बेकार है, देखो नमक भी नहीं दे पा रही। वो ये भूल गया कि कुछ लोग बिना मतलब की अफवाह में आकर के पहले ही नमक की थैली ले जा चुके हैं, तो उसे कहाँ से मिल जाएगा? फिर अगले दिन टाटा ने बाकायदा अखबार के पहले पेज पर इश्तिहार दिया था कि हमारे यहाँ ऐसी कोई नमक की कमी नहीं है, देश के पास इतना नमक है कि सबको भरपूर नमक मिलता रहेगा, कभी कमी नहीं आएगी, तो किसी अफवाह में ना आए। ऐसी अफवाह उड़ा दी गई सिलेंडर को लेकर के। सिलेंडर खत्म हो रहा है, सिलेंडर खत्म हो रहा है। भाई किसने कहा? सरकार ने कहा आपसे। जब भी आपदा आए, किसी चीज़ की कमी हो जाए, कभी कोई डिजास्टर आ जाए, कभी कोई महामारी हो जाए, हमेशा उस बात को मानो जो सरकार कहे। सरकार ने तो आपसे नहीं कहा कि एलपीजी की कमी है, तो आप किसकी अफवाह में जाकर के लाइन में लग गए? और आप जैसे 1000 लोग लगे हुए एक स्टेशन की लाइन में, जो फिलिंग स्टेशन होता है। अब फिलिंग स्टेशन के पास लिमिटेड गैस ही तो होगी, वो पहले दे चुका। जिनके घर सिलेंडर था वो भी भरवा लाए एक और, तो अब उनको नहीं मिल पा रहा जिनके यहाँ नहीं था, तो दिक्कत तो आएगी। अब वैसे आप सरकार की कमी कहो, कुछ भी कहो, ये आपकी मानसिकता है। मैं बचाव नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बात कह रहा हूँ। सरकार ने एक भी बार नहीं कहा कि एलपीजी कमी हो गई है। ये आपके विपक्ष के नेताओं ने अफवाह उड़ाई है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत पर तो असर पड़ा ही होगा। ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ है तो भारत तो फंसेगा ही, क्योंकि उनकी सरकारों में फंसता था भारत। अब की सरकार में ऐसा नहीं है, पर उनकी मानसिकता ऐसी है, बेचारे क्या करें, कैसे भी जनता को सड़कों पर लाना चाहते हैं। कल को हो सकता है पेट्रोल के नाम पर ले आए। अच्छा, आज मान लो मैं एक अफवाह उड़ा दूँ या 5-7 यूट्यूबर अफवाह उड़ा दें कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, जल्दी से जाके पेट्रोल भरा लो, तो आज आप जाकर के अपनी टंकी फुल करा लोगे। जिसके घर में जितने वाहन होंगे सब ले जाके टंकी फुल करा लेंगे। तो होगा ये कि आधी रात तक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। फिर जिसको ज़रूरत होगी उसको मिल नहीं पाएगा। फिर वो क्या कहेगा कि हाँ मिला नहीं है, इसका मतलब ईरान वॉर का असर पड़ रहा है इस पर। हमारी सरकार भी बेकार है, देखो पेट्रोल नहीं दे पा रही। अरे भाई सरकार लिमिटेड ही तो पहुंचा पाएगी, ये थोड़ी कि पूरे शहर लेने पहुंच जाए तो एक बार में सबको मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आगे दुबई से आज खबरें आ रही हैं कि दुबई में एक के बाद एक बहुत हमले हुए हैं। दुबई के बुर्ज खलीफा के पास आज हमला हुआ है, सेंट्रल दुबई में हमला हुआ है, और दुबई की सरकार ने कहा है कि हमारे यहाँ जो भी हमला हो रहा है, जो भी बिल्डिंग जल रही है, उसका कोई वीडियो नहीं बनाएगा। कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले खबर आ रही थी कि दुबई में तो या यूएई में जो वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनको ला करके सामने पैसे दे करके वीडियो बनवाया जा रहा है। कह रहे देखिए दुबई में तो कुछ नहीं हुआ, ये तो अफवाह उड़ाई जा रही है, देखिए दुबई में सब कुछ ठीक है, देखिए दुबई में आज भी लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। तो उनसे वीडियो क्यों बनवाया गया था? जिससे दुबई का टूरिज्म अफेक्ट ना हो, जिससे दुबई की जो इमेज है कि सबसे सिक्योर जगह है वो अफेक्ट ना हो। दुबई ने खेल खेल दिया था या यूएई ने? अब यूएई वही कर रहा है कि कोई वीडियो नहीं बनाएगा। मुझे दुख इस बात का है कि भारत इस चीज़ में पीछे है। दुख इस बात का है कि मोदी गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल जीरो है। दुख इस बात का है कि हमारे पास कोई भी डेडिकेटेड आईटी मिनिस्टर नहीं है। हम अपना नैरेटिव बिल्ड ही नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान जैसा देश अपना नैरेटिव बिल्ड कर ले जाता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें सीखना चाहिए यूएई से, हमें सीखना चाहिए इजराइल से, ईरान से। हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। बहरहाल आज आपको एक ज़िंदगी की हकीकत दिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं खुद देख लूँ, सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। पहले बता देता हूँ, चलो पीछे चमक ही जाएगा। रशिया ने कहा है कि हम इंडिया को तेल तो दे देंगे, जितना मांगेगा उतना दे देंगे, लेकिन डिस्काउंट पे नहीं देंगे। जैसे हम डिस्काउंट पे पहले दे रहे थे वैसे अब डिस्काउंट पे नहीं देंगे। अब हम उसी रेट पर देंगे जो रेट चल रहे होंगे। देख लीजिए, पुतिन एंड्स इंडिया ऑयल डिस्काउंट्स, डिमांड्स फुल प्राइस फॉर रशियन
यूराल क्रूड, जो रेट चल रहा है उसी रेट पर देंगे। इससे आप क्या समझे कि जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, जो आप सोच के बैठे हुए थे। कह रहे रशिया तो हमारा दोस्त है, रशिया तो हमारा दोस्त है। रशिया ने आपको सस्ता तेल दिया था कब? जब रशिया पर सैंक्शंस लग गए थे, जब उसको अपनी अर्थव्यवस्था किसी भी हाल में चलानी थी, जब वो यूक्रेन के वॉर में फंस चुका था, जब उसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, तब उसे अपना माल सस्ता करके बेचना पड़ रहा था। वो कोई आपका दोस्त नहीं था। ठीक है, उससे रिलेशन अच्छे हैं, बट ऐसा कोई हमारा फूफा जी नहीं लगता। वो उसे ज़रूरत थी इसलिए सस्ता बेच रहा था। उसे ये था कि भाई 100 की चीज़ 50 में दे रहा हूँ, कोई तो ले लो, कोई तो ले लो। तब हम गए थे, हमने कहा हम ले लेंगे, हम ले लेंगे, हम ले लेंगे। बस इतना और उतना रिश्ता है हमारा। हमें सस्ता मिल रहा था, उसे खरीदार नहीं था, तो हम खरीदार मिल गए थे। आज रशिया जानता है कि गल्फ कंट्री का तेल कहीं जा नहीं पा रहा, अमेरिका पूर्ति कर नहीं पा रहा, महंगा पड़ रहा है उसका तेल। वेनेजुला का गाढ़ा तेल है, उतना हर कोई रिफाइन कर नहीं सकता। यूरोप खुद तेल की कमी से जूझ रहा है, तो केवल रशिया का तेल है जो दुनिया को सप्लाई कर सकता है। तो आज उसकी डिमांड है, तो डिमांड है तो वो तो कहेगा 100 का तेल 200 में दूंगा, लेना है तो ले, नहीं तो जा। ये है दुनिया, यही है जिंदगी, यही है जियोपॉलिटिक्स, यही है पॉलिटिक्स। इसे जो समझ गया, मैं जियोपॉलिटिक्स की चर्चा करता हूँ कई बार और ज़िंदगी से जोड़ता हूँ, तो मैं यही बताता हूँ कि यही ज़िंदगी है। समझ रहे हैं आप? जब तक आप ये थे, ठीक है, और दूसरा ये था, तो दूसरा आपको दबाने का प्रयास कर रहा था। फिर जब दूसरा यही रह गया और आप यहां पहुंच गए, तो आप उसे दबाओगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि बड़े भाईचारे से सब कुछ चलेगा, कभी नहीं होता। जिस लड़के को आज आप गाली दे रहे हैं, पागल है, हट, बेकार है, इसके मुंह क्यों लग रहे, हट, अरे इससे दोस्ती मत रखा करो, आज आप ऐसे बात कर रहे हो, कल को यही IAS बन गया अगर, अरे हम तो जानते हैं, अरे साहब आप तो, अरे साहब, ये हो जाता है। आपके कई ऐसे दुकानदार आपने देखे होंगे जिन पर इतनी भीड़ लगी रहती है कि आपका नंबर नहीं आ पाएगा। आप उनसे कहा भाई साहब मैं दे दो जल्दी, भाई साहब लगे रहे हो लाइन में, 15 मिनट में नंबर आएगा, 15 मिनट देंगे। एटीट्यूड अलग ही होता है, उसे पता है खरीदने वाले बहुत हैं। वही इस समय रशिया की स्थिति है। और जब उसकी दुकान पे एक भी मच्छर नहीं मिनमिना रहा होता, तब वो कहता अरे भाई साहब, अरे बता कितना, हाँ मैं दे रहा हूँ, भी दे रहा हूँ। तब उसका एटीट्यूड ये होता है, रशिया सिखा रहा है। तो इस बात से दिमाग से निकाल दीजिए, रशिया दोस्त है, चाइना दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं है, सब मतलब ही है। मोदी साहब ने बात करी है ईरान के राष्ट्रपति पेजेंशकियां से और अपना कंसर्न जाहिर किया है कि युद्ध इतना लंबा नहीं खिंचना चाहिए और युद्ध को ख़त्म कर दो, युद्ध लंबा नहीं होना चाहिए, युद्ध 2-3 दिन का होना चाहिए, अगर आपका हो तो मैं लड़ने आ जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं कहा होगा, क्या कहा होगा पता नहीं, मतलब जो भी है, अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलना, ये बात ध्यान रख लेना। इधर कुवैत पर हमला कर दिया है ईरान ने। कुवैत में देखो एक चीज़ बताऊं मैं आपको, देखो एक चीज़ याद रखना, US के जो बेसिस हैं, बेसिस बड़े बड़े, कुवैत में मिलिट्री का बेस है, यही कुवैत है जहाँ हमला हुआ है आज। कतर में एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस है US के बाहर। बहरैन में नेवी का बहुत बड़ा बेस है। तो यहाँ आर्मी का, यहाँ एयरफोर्स का और यहाँ नेवी का। तो आज जो हमला हुआ है वो कुवैत पे हुआ है। तो कुवैत में ईरान ने अटैक किया है, जिसमें US के कई सारे आर्मी पर्सन्स सीवियरली इंजर्ड हो गए हैं, कईयों को तो ब्रेन ट्रॉमा हो गया है, हो गई। देख लो दुनिया की नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 डिफेंस कुछ नहीं कर पा रही। इधर ये क्या है, टर्की पे न्यूक्लियर बेस पर हमला किया है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो अभी दुनिया में स्थिति ये चल रही है कि कोई भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, पर इस युद्ध का अंत वही होगा। ईरान में ठीक है, ये सबको निपटा देंगे, तख्ता पलट होगा 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो। इस युद्ध को ईरान हारेगा, अमेरिका जीतेगा, पर वो जीत हार से भी बदतर होगी। और विद द टाइम अमेरिका का डॉलर कमज़ोर हो जाएगा और अमेरिका के बेसिस गल्फ़ में कम हो जाएंगे और गल्फ़ के कंट्रीज़ लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करने लगेंगे। यह आने वाले समय में इस युद्ध का निष्कर्ष होगा। कितना लंबा चलेगा नहीं कहा जा सकता, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल
नहीं कह सकते अभी कुछ भी। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करवा दो यार, एक आध दो लोगों से करवाते रहो, जिससे चैनल आगे बढ़ता रहे। नमस्ते।